आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट से आई एक अपडेट से। जीटीआरई को लेकर जब भी कावेरी इंजन से संबंधित कोई रिपोर्ट आती है तो हमारे अंदर का जो उत्साह है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि जो अपडेट्स हैं अब वो सकारात्मक ही आएंगी कावेरी इंजन को लेकर के, और आमतौर पर होता भी ऐसा ही है। लेकिन आपको एक चीज शुरुआत से ही पता होगी कि कावेरी इंजन में जो वेट इश्यूज थे वो काफी ज्यादा थे। शुरुआती समय में कावेरी इंजन का वजन यूज किए जाने के हिसाब से काफी ज्यादा था, जिसको गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कम करते करते 1180 किलोग्राम तक ले आई। लेकिन अभी भी इस इंजन के वजन को कम किए जाने का हर संभव प्रयास गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जीटीआरए के वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कावेरी डेरिवेट इंजन जो है, जो कि बेसिकली कावेरी ड्राई इंजन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन है जो 46 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, इसमें जो वेट रिडक्शन मेजर्स हैं इनका यूज किया जाना अब जरूरी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अभी भी 1180 किलोग्राम के साथ भी ये इंजन थोड़ा ओवरवेट है अपने कंपेटिटर्स के तुलना में। यानी अगर आप इसको क्लास के दूसरे इंजन से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि स्लाइटली हैवी वेट इंजन है, और जो कावेरी डेरिवेट इंजन का वेट है ये नोटिसेबल भी है, क्योंकि अगर हम बात करें बिना आफ्टर बर्नर के या आफ्टर बर्नर के बाद इसके वेट की तो वो तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसे में कुछ इंजन जो किसी कैटेगरी के साथ आफ्टर बर्नर के साथ आते हैं और वो भी वजन में इससे कम है, तो ऐसे में ये जरूरी बन जाता है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट वेट रिडक्शन मेजर्स पे काम करे ताकि इस इंजन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। क्योंकि आप सब जानते हैं एक मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए एक्सेसिव वेट का सीधा मतलब ये होता है कि उसकी जो एजिलिटी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी होती है और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। और ऐसा नहीं चाहेगी गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल भी कि जो कावेरी डेरिवेट इंजन है ये आफ्टर बर्नर सेक्शन के बाद काफ़ी हैवी हो जाए और तेजस के लिए फिर ये दिक्कतें पैदा करने लगे। जीटीआरए की जो अप्रोच है इंजन के वजन को कम करने का, ये काफ़ी ज़्यादा इस समय सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो करंट मटेरियल्स हैं उनकी सहायता से ये चीज़ें हो पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि जो लाइटर अल्टरनेटिव्स हैं उनसे करंट मटेरियल्स को रिप्लेस किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिसके चलते जो हम कह सकते हैं वजन है उसको कम होता देख सकते हैं। इसके लिए जो एडवांस कंपोजिट है या लाइटर एलॉयज है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हाई टेम्परेचर और स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकते हैं, जो कि इंजन ऑपरेशंस के दौरान हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा न सिर्फ वेट को कम करने पर काम किया जाएगा, बल्कि थ्रस्ट लेवल को इंक्रीज करने का भी हर संभव प्रयास गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा किया जाना है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये प्रोग्राम, इसका अभी ये अंतिम प्रोग्राम तो है नहीं, इसके अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। ऑलरेडी एक इंजन रशिया में टेस्टिंग के लिए है, जहां पर 70 घंटे की जो टेस्टिंग है वो की जानी है, और भगवान की कृपा से अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले भविष्य में कावेरी 2.0 का जो रास्ता है वहीं से क्लियर हो जाएगा। और जीटीआर इस प्रोग्राम को लेकर कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ऑलरेडी कावेरी 2.0 के लिए जो फंड्स की डिमांड है वो की जा रही है, और एक रिकॉर्ड समय में उस डेवलपमेंट को पूरा करने की बात भी इनके तरफ से की गई है। अब घातक जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, जो कि 13 टन वजनी प्लेटफॉर्म होने वाला है, तो उसके लिए जो कावेरी डेरिवेट इंजन है जिसको यूटिलाइज किया जाना है, यहाँ पर जो वेट का इशू है वो थोड़ा तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो थ्रस्ट लेवल है उनको ट्यून किया जा सकता है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में अभी हमें बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, और संभावित है कि अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इसके जो अलग अलग वेरिएंट है वो भी अब हमें देखने को मिल जाएं। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। जब भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाए जाने की बात होती है तो एक डिबेट तुरंत शुरू हो जाती है। क्या ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी एडिशनल 36 राफेल बढ़ाएंगे जो कि F4 स्टैंडर्ड के होने वाले हैं, या फिर ये कैपेबिलिटी 60 Su-57 फेलन्स के रूप में बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा, और इसका जवाब कोई और नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देने वाली है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारतीय वायुसेना को लेकर एक ऐसी अपडेट सामने आई है जो पहली बार ये इंगित कर रही है कि मई से पहले हमें कुछ बड़े जो कह सकते हैं आदेश हैं वो आते दिखाई पड़ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक आम सहमति बना ली है, जहां पर उनके द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया था, जो कि बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट का, इसको लेकर चीज़ों को
इवैल्यूएट कर रही है, ये अपनी जो रिपोर्ट है ये बहुत जल्द सबमिट करेगी और उससे पहले मई 2025 के पहले जो डिसीजन है एक बड़ा वो आ सकता है। और यहाँ पर डिसीजन ये होगा कि एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत आगे बढ़ना है या फिर जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसका साथ लेना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी रिकॉर्ड लो लेवल पर आने वाली है और अगर अभी भी हम नहीं जीते तो ये संख्या 28 से नीचे भी आ सकती है। और ये भारत के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत अपने एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटी या नंबर्स को बढ़ाने पर लगा हुआ है और स्ट्रगल कर रहा है, तो वहीं चाइना पाकिस्तान को अपने एडवांस फाइटर न सिर्फ ऑफर कर रहा है बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती हैं कि 2027 से पहले पाकिस्तान को जो एफजीएफए का एक्सेस है वो मिल भी जाएगा। और पाकिस्तान के मीडिया की वो रिपोर्ट मिथक नहीं साबित होंगी जो वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ऑलरेडी वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमारे पास ऑप्शन क्या है। देखिए, भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी इस समय कह रहे हैं कि जो एडिशनल राफेल्स हैं उनके तरफ जाइए, या फिर भारतीय वायुसेना के जो एयर मार्शल हैं वो कहते नजर आए हैं कि एफजीएफए एक बेस्ट ऑप्शन है। आइए बात करते हैं डुअल अप्रोच की जो हमें देखने को मिल सकती है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अडॉप्ट होती भी नजर आ सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो F4 स्टैंडर्ड के रिपीट ऑर्डर्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक आंतरिक समाधान बन सकता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ये भी नहीं होने वाला है। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है ये SU-57 फैलन की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है जो रशिया ने ऑफर भी किए हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बना के रखें तो उसके लिए फिर SU-57 फैलन एक बेहतरीन ऑप्शन होंगे। अब क्योंकि रशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर पुश भी कर रहा है और सही मायने में देखा जाए तो SU-57 फैलन इकलौता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अवेलेबल है। F-35 को लेकर ना तो अमेरिका ने आधिकारिक ऑफर दिया है और ना ही भारत ने अमेरिका से F-35 लाइटनिंग 2 मांगे हैं, तो अभी तो उनका फिलहाल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि भारतीय वायुसेना और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जो बनाई गई कमेटी है वो अपने रिपोर्ट में क्या यहाँ पर निर्देशित करती है, क्योंकि उसके आधार पे जो आगे के डिसीजन है वो लिए जाएंगे। सही मायने में देखा जाए तो एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे स्विच करना हमारे लिए आसान होगा, हमारे लिए ज़्यादा हितकर होगा। तो भाई कुछ लोग ये मानते हैं कि राफेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, राफेल के जो एमआरओ फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास है, अगर हम यहाँ पर इसको लेते हैं तो हमारे लिए कॉस्ट कंस्ट्रेंट की जो समस्या है वो शायद उतनी ना हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नए सिरे से हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित ना करना पड़े। तो ये निर्णय भारतीय वायुसेना के हक में हो सकता है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा फाइटर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।